सब दोस्तों को नमस्कार। कैसे हो सभी लोग? उम्मीद है सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बहुत अच्छे से आप लोगों की तैयारियां चल रही होगी। जैसा कि दोस्तों आपको पहले से जानकारी तो है ही कि हम पिछले कुछ दिनों से भारतीय संविधान पर चर्चा कर रहे हैं और उसी चर्चा को हम आज आगे बढ़ाएंगे और उसमें हम नया बिंदु प्रस्तावना पर चर्चा करेंगे। प्रस्तावना, जिसे उद्देशिका भी कहा जाता है। तो आज का जो हमारा मुख्य टॉपिक होगा वो होगा प्रस्तावना। समथिंग 1 घंटे के आसपास क्लास रहने वाली है दोस्तों, तो इसलिए मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप बड़े संयम और धैर्य के साथ इस क्लास को सुनेंगे और आपके पास अगर नोटबुक है तो आप उसमें नोट करेंगे। प्रस्तावना, देखिए ये जो आपके सामने नजर आ रही है यही प्रस्तावना है। प्रस्तावना जिसे उद्देशिका भी कहा जाता है। प्रस्तावना को उद्देशिका की संज्ञा भी दी जाती है। ये हमारे संविधान का पहला पन्ना है, यानी पहला पृष्ठ है, जो हमारे संविधान की रूपरेखा, उसके समस्त आदर्श, उसके समस्त मौलिक सिद्धांत और मूल्यों को दर्शाता है। तो सबसे पहले हम ये चर्चा कर लेते हैं कि प्रस्तावना है क्या। प्रस्तावना क्या है? ये हमारे संविधान का परिचयात्मक भाग है। प्रस्तावना जो हमारे संविधान के मौलिक सिद्धांतों, उद्देश्यों और हमारे संविधान के मूल्यों को दर्शाता है। मूल्यों को दर्शाता है। तो ये तो आप जान ही पाए होंगे ना कि प्रस्तावना हमारे संविधान का परिचयात्मक भाग है, जिसे आप उद्देशिका भी कह सकते हैं। ये परिचयात्मक भाग हमारे संविधान के जो मौलिक सिद्धांत हैं, हमारे संविधान के जो उद्देश्य हैं और जो मूल्य हैं उनको दर्शाता है। आप अगर संक्षेप में हमारे संविधान को देखना चाहे कि कैसा है हमारा संविधान, तो आप इस उद्देशिका को देख सकते हैं। इस उद्देशिका से हमें पता चल जाता है कि हमारे संविधान की शासन प्रणाली कैसी है, हमारे संविधान के उद्देश्य या फिर आदर्श क्या है, हमारे संविधान में किस प्रकार प्रतिष्ठा और अवसर जैसी समानताएं दी गई है, किस प्रकार विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना जैसी स्वतंत्रताएं दी गई है, किस तरह से हमारा संविधान बंधुता को बढ़ाने पर बल देता है। तो अगर आप संक्षेप में हमारे संविधान को देखना चाहे तो आप उद्देशिका पर अध्ययन कर सकते हैं। उद्देशिका से हमें पता चल जाता है कि हमारा संविधान है कैसा। अगर आप इसे सरल भाषा में कहें तो ये हमारे सर्वोच्च दस्तावेज है, सर्वोच्च कानूनी दस्तावेज जिसे हम संविधान कहेंगे, उसके मूल्यों, उसके दर्शन और ये इरादों को दर्शाने का काम करता है। संविधान के मूल्यों, संविधान के दर्शन और संविधान के इरादों को अगर आपको देखना है तो आप किस पर नजर डाल सकते हैं? उद्देशिका पर। ये क्या है? तो ये हमारे संविधान का पहला पृष्ठ है जो हमारे संविधान को संक्षेप में दर्शाता है। पहले हम ये जान लेते हैं कि इस उद्देशिका के बारे में विद्वानों ने क्या क्या कहा है, यानी विद्वानों के कथन क्या है उद्देशिका को लेकर। तो विद्वानों के कथन कुछ इस तरह से है। प्रस्तावना संविधान की कुंजी है।
प्रस्तावना हमारे संविधान की दोस्तों क्या है? कुंजी है। ये बात कही है गजेंद्र गडकर ने। ये प्रस्तावना यानी उद्देशिका हमारे संविधान की कुंजी है। ये बात एक प्रसिद्ध विद्वान गजेंद्र गडकर ने कही है। गजेंद्र गडकर ने। दूसरा कथन, प्रस्तावना हमारे संविधान की जन्म कुंडली है। प्रस्तावना हमारे संविधान की क्या है? जन्म कुंडली है दोस्तों। ये बात कही है के.एम. मुंशी ने। किसने कही है? के.एम. मुंशी ने। तीसरा प्रसिद्ध कथन जो दिया है वो दिया है नानी पालकीवाला ने। नानी पालकीवाला का कहना है कि प्रस्तावना हमारे संविधान का परिचय पत्र है। प्रस्तावना हमारे संविधान का परिचय पत्र है। ये प्रसिद्ध कथन किसने दिया? तो ये कथन दिया है नानी पालकीवाला ने। नानी पालकीवाला ने। नानी पालकीवाला के बारे में तो आप सब जानते ही होंगे ना। नानी पालकीवाला का संबंध प्रसिद्धवाद केशवानंद भारतीवाद से रहा है। नानी पालकीवाला ये भारत के भेद प्रसिद्ध वकील रहे हैं। जिनका संबंध किससे रहा है? तो इनका संबंध रहा है केशवानंद भारतीवाद से। केशवानंद भारतीवाद से। केशवानंद भारतीवाद जो 1973 का है। इस केशवानंद भारतीवाद में नानी पालकीवाला ने भारतीय संविधान के मूल ढांचे को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। भारतीय संविधान के मूल ढांचे को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। किसने? नानी पालकीवाला ने। नानी पालकीवाला इस केशवानंद भारतीवाद में केशवानंद के वकील थे। तो इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि प्रस्तावना हमारे संविधान का परिचय पत्र है। ये हमारे संविधान का परिचय पत्र है। अगला प्रसिद्ध कथन है प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। प्रस्तावना संविधान की क्या है? आत्मा है। ये प्रसिद्ध कथन जिन्होंने दिया वो थे ठाकुरदास भार्गव। ठाकुरदास भार्गव। प्रस्तावना संविधान की आत्मा, ठाकुरदास भार्गव का कथन है ये। अगला जो प्रसिद्ध कथन है वो है प्रस्तावना संविधान की आधारशिला। प्रस्तावना दोस्तों हमारे संविधान की आधारशिला है। संविधान की आधारशिला है। ये कथन जिन्होंने दिया वो थे प्रसिद्ध विद्वान गोविंद दास ने। पांचवा और प्रमुख कथन जो है वो है उद्देशिका। उद्देशिका, क्योंकि आप प्रस्तावना को किसकी संज्ञा दे सकते हैं? उद्देशिका की। उद्देशिका एक गहन सिद्धांत। उद्देशिका एक गहन सिद्धांत। ये कहना था जेबी कृपलानी का। किसका कहना था? जेबी कृपलानी का। ये विद्वानों के प्रसिद्ध कथन है दोस्तों प्रस्तावना के बारे में। प्रस्तावना हमारे संविधान का परिचयात्मक भाग है। ये हमारे संविधान का पहला पृष्ठ है जो हमारे संविधान के मौलिक सिद्धांतों, उसके मूल्यों और उसके उद्देश्यों को दर्शाने का काम करता है। इससे आप
हमारे संविधान की छवि देख सकते हैं कि हमारा संविधान कैसा है। इस उद्देशिका के बारे में जो प्रसिद्ध कथन है वो कुछ इस तरह से है। प्रस्तावना संविधान की कुंजी है, ये कथन है गजेंद्र गडकर का। प्रस्तावना संविधान की जन्म कुंडली है, ये कथन है प्रसिद्ध विद्वान के एम मुंशी का। प्रस्तावना हमारे संविधान का परिचय पत्र है, ये कहना है नानी पालकीवाला का। नानी पालकीवाला प्रसिद्ध वकील थे जिनका संबंध किससे रहा है? केशवानंद भारतीवाद से। और केशवानंद भारतीवाद में ही संविधान के मूल ढांचे का निर्माण हुआ था। प्रस्तावना संविधान की आत्मा, ये कहना है ठाकुरदास भार्गव का। प्रस्तावना संविधान की आधारशिला, ये कहना है गोविंद दास का। उद्देशिका एक गहन सिद्धांत है, ये उद्देशिका क्या एक गहन सिद्धांत है, ये कहना था जेबी कृपलानी का। ये कुछ प्रसिद्ध कथन है। देखिए दोस्तों, प्रस्तावना का जो विचार है वो अमेरिकी संविधान से प्रेरित है। किससे प्रेरित है? अमेरिकी संविधान से। और इस प्रस्तावना की जो भाषा है वो है ऑस्ट्रेलिया संविधान से प्रेरित। तो दो मुख्य चीजें आप ये भी ध्यान में रखिएगा कि ये विचार, प्रस्तावना का विचार किससे प्रेरित है? तो प्रस्तावना का विचार प्रेरित है अमेरिका से। और प्रस्तावना की भाषा, विचार जो प्रेरित है प्रस्तावना का वो है अमेरिका संविधान से। अमेरिका संविधान से। और प्रस्तावना की जो भाषा है वो प्रेरित है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। दो ये महत्वपूर्ण जानकारियां और नोट कर लेना। प्रस्तावना को अगर हम देखें तो ये कहां से शुरू होती है? इसके प्रारंभिक शब्द है हम भारत के लोग। हम भारत के लोग। भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर जैसी समानता प्रदान करने का काम करती है। इसके अलावा ये प्रत्येक व्यक्ति में गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने का काम भी करती है। इसी दृढ़ संकल्प के साथ हमारी इस प्रस्तावना और हमारे संविधान को कब अपनाया गया? तो 26 नवंबर 1949 को। प्रस्तावना जो है इसके प्रारंभिक शब्द क्या है दोस्तों? देखिए, प्रस्तावना के जो प्रारंभिक शब्द है वो है हम भारत के लोग। हम भारत के लोग। हम भारत के लोग शब्दों का अर्थ है कि भारत में जनता सर्वोच्च है और भारतीय जनता ने ही इस संविधान का निर्माण किया है। अगर हमसे पूछे कि हम भारत के लोग से आपका क्या मतलब है, तो हम कहेंगे कि ये प्रारंभिक शब्द है उद्देशिका के। और इन शब्दों का अर्थ है कि भारत में जनता सर्वोच्च है। जनता क्या है? सर्वोच्च है। और इस संविधान का निर्माण जनता के माध्यम से ही हुआ है। ये इस हम भारत के लोग शब्द का अर्थ है, जो आप ध्यान में रख लेना। हम भारत के लोग शब्द का अर्थ है कि जनता सर्वोच्च है भारत में और भारत की जनता ने ही भारतीय संविधान का निर्माण किया है। दूसरी बात करें तो हम भारत के लोग भारत को कैसा शासन प्रदान करते हैं? प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य।
ये संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य ये हमारे संविधान के शासन के स्वरूप है। हमारे संविधान के क्या है? शासन के स्वरूप। देखिए, अगर इनको क्रम से देखें तो हम भारत के लोग हम भारत के लोग ये प्रारंभिक शब्द है। कैसे शब्द है? प्रारंभिक शब्द है। इन शब्दों का अर्थ है कि भारत में जनता सर्वोच्च है। भारत में कौन सर्वोच्च है? भारत में जनता सर्वोच्च है। भारत में जनता सर्वोच्च है और भारत की जनता के माध्यम से, भारत की जनता के माध्यम से ही किसका निर्माण हुआ है दोस्तों? संविधान का निर्माण हुआ है। भारत की जनता के माध्यम से संविधान का निर्माण हुआ। संविधान का निर्माण हुआ। दूसरे जो प्रस्तावना के शब्द है वो है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। इसके अलावा समाजवादी। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, तंत्रात्मक और गणराज्य। ये भारत की शासन प्रणाली को दर्शाते हैं। ये पांचों शब्द ये दर्शाते हैं कि भारत के शासन का स्वरूप कैसा है। तो हमारा शासन संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष है, लोकतंत्रात्मक और गणराज्य है। अगर हम एक एक शब्द के बारे में समझे तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ है कि भारत में आंतरिक और बाहरी निर्णय लेने के लिए हम स्वतंत्र हैं। यानी भारत आंतरिक और बाहरी मामलों में निर्णय लेने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है। भारत किसी बाहरी शक्ति के अधीन नहीं है और न ही भारत किसी बाहरी शक्ति के दबाव में कोई निर्णय लेगा। इस संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द का अर्थ यही है कि भारत आंतरिक और बाहरी मामलों में निर्णय लेने के लिए पूरी तरह से क्या है? स्वतंत्र है। भारत किसी बाहरी शक्ति के दबाव में या फिर उसके अधीन कोई निर्णय नहीं लेगा। हम अपने स्तर पर निर्णय लेने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है दोस्तों। ये कौन बताता है? ये बताती है हमारे संविधान की प्रस्तावना। दूसरी बात प्रस्तावना ये बताती है कि हमारे शासन का स्वरूप समाजवादी होगा। समाजवादी शब्द जो है वो 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत यह समाजवादी शब्द जोड़ा गया। समाजवादी शब्द का अर्थ है कि हमारी सरकार नागरिकों के लिए सामाजिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित करेगी। हमारी सरकार नागरिकों के लिए क्या निश्चित करेगी? तो सामाजिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित करने का काम करेगी। आर्थिक न्याय ये हमारी सरकार सुनिश्चित करने का काम करेगी। इसके अलावा
धन और संसाधन जो है उनका वितरण भी समान रूप में करेगी। धन और संसाधन जो है उनका वितरण भी नागरिकों के मध्य समान रूप से करेगी। यानी समान धन और संसाधनों का वितरण, सामाजिक और आर्थिक न्याय समाजवादी शब्द का अर्थ है। हमारा शासन संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, मतलब हम आंतरिक और बाहरी निर्णय लेने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है, हम किसी बाहरी शक्ति के अधीन नहीं है। दूसरी बात, हमारे शासन का स्वरूप समाजवादी है। समाजवादी है मतलब हमारा शासन सामाजिक और आर्थिक न्याय स्थापित करेगा, धन और संसाधनों का वितरण समान रूप में करेगा। तीसरा शब्द है दोस्तों पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष शब्द भी 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया। आप ध्यान में रखिएगा कि समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और एक शब्द है अखंडता। अखंडता, ये तीनों शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत बाद में जोड़े गए। बाद में जोड़े गए। तो समाजवादी की तरह बात पंथ निरपेक्ष भी कब बना? तो बात पंथ निरपेक्ष बना 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत। पंथ निरपेक्ष का मतलब है, देखिए पहली बात तो पंथ निरपेक्ष और धर्म निरपेक्ष दोनों अलग अलग शब्द हैं और दोनों का शाब्दिक अर्थ भी अलग अलग है, लेकिन भारत में दोनों को एक ही दृष्टि से देखा जाता है। भारत में पंथ निरपेक्ष और धर्म निरपेक्ष को एक ही शब्द की संज्ञा दी जाती है, लेकिन है दोनों अलग अलग। भारत पंथ निरपेक्ष है मतलब भारत धर्म निरपेक्ष है, भारत धर्म निरपेक्ष है, भारत सेकुलर है। बात क्या है? सेकुलर है। तो सेकुलर होने, पंथ निरपेक्ष होने और धर्म निरपेक्ष होने का मतलब है कि हमारे सरकार या शासन का कोई धर्म नहीं है, राज्य का कोई धर्म नहीं है। राज्य सभी धर्मों के लिए, राज्य के लिए सभी धर्म एक समान है। आप ऐसा समझ सकते हैं, राज्य के लिए सभी धर्म एक समान है। राज्य किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं देगा, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है। यही पंथ निरपेक्ष शब्द का अर्थ है। पंथ निरपेक्ष मतलब राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है दोस्तों, राज्य किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं देगा, राज्य के लिए सभी धर्म समान है। तो आप इससे समझ पाए होंगे कि हमारा संविधान कैसा है। हमारा संविधान जो है वो सभी धर्मों का सम्मान करने वाला संविधान है। हमारा संविधान जो है वो किसी एक धर्म को बढ़ावा देने की इजाजत नहीं देता है। हमारा संविधान जो है वो किसी धर्म विशेष के साथ आगे बढ़ने की इजाजत नहीं देता है। पंथ निरपेक्ष जो है, अगर इसे थोड़ा सा और आगे पढ़े तो ये हम पढ़ सकते हैं कि पंथ निरपेक्ष भी दो प्रकार के होते हैं। एक आप कह सकते हैं सकारात्मक, सकारात्मक धर्म निरपेक्षता, और एक होता है नकारात्मक धर्म निरपेक्षता। नकारात्मक धर्म निरपेक्षता, देखिए भारत दुनिया में सकारात्मक धर्म निरपेक्षता का सबसे अच्छा उदाहरण है। नकारात्मक निरपेक्षता की बात करें तो इसके लिए आप फ्रांस का उदाहरण ले सकते हैं। देखिए फ्रांस में अगर कोई व्यक्ति अल्लाह या भगवान के बारे में कुछ बोल दे तो वो उसे अभिव्यक्ति के साथ जोड़ देते हैं, अभिव्यक्ति के साथ जोड़ देते हैं, जो उनकी नकारात्मक धर्मनिरपेक्षता को दर्शाता है। हमारा देश सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता का उदाहरण है, क्योंकि हमारे देश में भले ही राज्य का कोई धर्म नहीं हो, लेकिन सभी धर्म जो है उन्हें समान दृष्टि से देखा जाता है। आप किसी भी धर्म के बारे में कुछ गलत धारणा नहीं बना सकते, या फिर किसी भी धर्म के बारे में आप गलत शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता है। लेकिन फ्रांस में अगर आप गलत शब्द बोले तो वहां पर उसे वो अभिव्यक्ति के साथ जोड़ देते हैं।
तो हमारा देश जो है वो सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता का उदाहरण है। ये सब जो दोस्तों हम पढ़ रहे हैं ना, ये है शासन के स्वरूप। शासन के स्वरूप यानी हमारे देश का शासन कैसा होगा, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होगा, समाजवादी होगा, पंथ निरपेक्ष होगा मतलब धर्मनिरपेक्ष होगा, लोकतंत्रात्मक होगा, गणराज्य होगा। लोकतंत्रात्मक शब्द का अर्थ है कि भारत में शासन का चुनाव कौन करेंगे, जनता। भारत में जनता सर्वोच्च है और वही सरकार का गठन करेगी। सरकार का चुनाव करने का काम जनता का है। देखिए लोकतंत्र की बात करें हम, भारत क्या है दोस्तों, भारत लोकतंत्र है। इसका मतलब भारत में शासन का चुनाव कौन करता है, जनता करती है। भारत में वोट से सरकार बनती है। लेकिन लोकतंत्र जो है, लोकतंत्र जो है लोकतंत्र जो है वो डेमोक्रेसी अंग्रेजी शब्द है जिसका हिंदी रूपांतर है डेमोक्रेटिक, लोकतंत्र। डेमोक्रेसी जो है उसका हिंदी रूपांतर क्या है, लोकतंत्र है। डेमोक्रेसी शब्द दो शब्दों से बना है, एक शब्द है डेमोस और एक शब्द है क्रीटिया। क्रीटिया डेमोक्रेसी शब्द दो शब्दों से बना है, एक डेमोस और एक क्रीटिया। डेमोस शब्द का अर्थ है जनता और क्रीटिया शब्द का अर्थ है शासन। ये दोनों ग्रीक भाषा के शब्द हैं और इन दोनों ग्रीक भाषा के शब्दों से डेमोक्रेसी बना और डेमोक्रेसी का हिंदी रूपांतर है लोकतंत्र। डेमोस का अर्थ है जनता, क्रीटिया का मतलब होता है शासन। इसका मतलब लोकतंत्र का अर्थ है जनता का शासन। लोकतंत्र का अर्थ क्या है, जनता का शासन, जनता का शासन। ये लोकतंत्र का अर्थ है। ठीक है, लोकतंत्र जो है वो दो प्रकार का होता है, एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र और दूसरा है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र और दूसरा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का सबसे अच्छा उदाहरण हमारा प्यारा भारत। देखिए अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण जो है वो है हमारा प्यारा भारत। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का, प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता का सीधा नियंत्रण होता है। जिस लोकतंत्र में जनता का सीधा नियंत्रण हो उन्हें हम प्रत्यक्ष लोकतंत्र की संज्ञा देंगे। और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र जो है उसमें जनता का सीधा नियंत्रण न होकर जनता प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन चलाने का काम करती है। किसके माध्यम से, प्रतिनिधियों के माध्यम से। इसलिए इसे प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र भी कहा जाता है। प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र भी कहा जाता है क्योंकि जनता शासन पर नियंत्रण किसके माध्यम से रखती है, प्रतिनिधियों के माध्यम से। तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण भारत है क्योंकि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता प्रतिनिधियों के माध्यम से दोस्तों शासन चलाने का काम करती है, इसलिए इसे प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र कहते हैं। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता का सीधा नियंत्रण होता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता का सीधा नियंत्रण होता है और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता का सीधा नियंत्रण न होकर जनता प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन चलाने का काम करेगी। अगर हम इसे थोड़ा सा विस्तार में और देखें तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र भी दो प्रकार का होता है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र भी क्या होता है, दो प्रकार का होता है।
एक संसदीय लोकतंत्र और दूसरा अध्यक्षात्मक लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र के दो प्रकार हैं, एक संसदीय लोकतंत्र और दूसरा जो है वो है अध्यक्षात्मक लोकतंत्र। अध्यक्षात्मक लोकतंत्र। भारत अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में भारत उदाहरण है संसदीय लोकतंत्र का। अध्यक्षात्मक लोकतंत्र का सबसे अच्छा उदाहरण है अमेरिका। देखिए, संसदीय लोकतंत्र और अध्यक्षात्मक लोकतंत्र में जो मुख्य अंतर है वो ये है कि संसदीय लोकतंत्र में कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति जवाबदेह होती है। व्यवस्थापिका मतलब संसद के प्रति कार्यपालिका क्या होगी? जवाबदेह होगी। व्यवस्थापिका के प्रति। अध्यक्षात्मक लोकतंत्र में कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति जवाबदेह नहीं होती है। दूसरा बड़ा अंतर है कि कार्यपालिका के सदस्य व्यवस्थापिका के सदस्य होते हैं। कार्यपालिका के सदस्य क्या होते हैं? व्यवस्थापिका के सदस्य होते हैं। अगर कार्यपालिका के सदस्य व्यवस्थापिका के सदस्य नहीं है तो उन्हें 6 माह के भीतर भीतर व्यवस्थापिका की सदस्यता क्या करनी होगी? लेनी होगी। अध्यक्षात्मक लोकतंत्र में कार्यपालिका के सदस्य व्यवस्थापिका के सदस्य नहीं होते हैं। कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति जवाबदेह होती है संसदीय लोकतंत्र। कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति जवाबदेह नहीं होती है अध्यक्षात्मक लोकतंत्र। कार्यपालिका जो है उसके सदस्य व्यवस्थापिका के सदस्य होते हैं, अगर नहीं है तो 6 माह के भीतर क्या लेनी होगी? सदस्यता लेनी होगी। इसमें कार्यपालिका के सदस्य व्यवस्थापिका के सदस्य नहीं होते। संसदीय लोकतंत्र में कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख होता है प्रधानमंत्री और अध्यक्षात्मक लोकतंत्र में कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख होता है राष्ट्रपति। ये कुछ मुख्य अंतर हैं। इसमें वास्तविक प्रमुख कौन होगा? प्रधानमंत्री, और इसमें वास्तविक प्रमुख होगा राष्ट्रपति। तो भारत किसका उदाहरण है? भारत संसदीय लोकतंत्र का उदाहरण है दोस्तों। तो हमारी प्रस्तावना में दर्शाया गया है कि भारत डेमोक्रेसी है, भारत डेमोक्रेटिक है, भारत लोकतंत्र है। डेमोक्रेटिक यानी लोकतंत्रात्मक जो है, लोकतंत्र जो है वो डेमोक्रेसी शब्द का हिंदी रूपांतर है। डेमोक्रेसी ग्रीक भाषा के दो शब्द डेमोस और क्रीटिया से बना है। डेमोस का अर्थ होता है जनता, क्रीटिया का अर्थ होता है शासन, मतलब जनता का शासन। लोकतंत्र जो है उसके दो प्रकार है, एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र, एक अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र जिसमें जनता का सीधा नियंत्रण होता है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र जिसमें जनता का सीधा नियंत्रण नहीं होता बल्कि जनता प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन चलाने का काम करती है दोस्तों। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का सबसे अच्छा उदाहरण हमारा प्यारा भारत, और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र जो है उसे भी आप दो भागों में बांट सकते हैं। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को दो भागों में बांट सकते हैं, जिसमें एक भाग है संसदीय लोकतंत्र और दूसरा है अध्यक्षात्मक लोकतंत्र। संसदीय लोकतंत्र का सबसे अच्छा उदाहरण भारत और अध्यक्षात्मक लोकतंत्र का सबसे अच्छा उदाहरण है अमेरिका। अंतर कुछ इस तरह से है कि कार्यपालिका के सदस्य व्यवस्थापिका के प्रति जवाबदेह होते हैं, कार्यपालिका के सदस्य व्यवस्थापिका के सदस्य होते हैं। इसके अलावा इसमें वास्तविक प्रमुख जो होता है कार्यपालिका का वो होता है प्रधानमंत्री। ये जवाबदेह नहीं होते, ये व्यवस्थापिका के सदस्य नहीं होते, और इसमें वास्तविक प्रमुख होता है राष्ट्रपति। ये है लोकतंत्रात्मक शब्द से संबंधित कुछ जानकारी।
आगे हम पढ़ लेते हैं, भारत लोकतंत्र ही नहीं बल्कि भारत गणराज्य है। भारत गणराज्य है, भारत रिपब्लिक है। भारत सिर्फ डेमोक्रेसी नहीं है बल्कि भारत क्या है, रिपब्लिक भी है दोस्तों। देखिए, गणराज्य शब्द का अर्थ यह होता है कि भारत में जो सर्वोच्च पदाधिकारी है, सर्वोच्च पदाधिकारी, वो निर्वाचित होता है। सर्वोच्च कौन होता है, पदाधिकारी। वो क्या है, जनता द्वारा चाहे प्रत्यक्ष हो चाहे अप्रत्यक्ष हो, लेकिन होता क्या है, निर्वाचित होता है। और भारत में सर्वोच्च पदाधिकारी की बात करें तो वो है राष्ट्रपति। ठीक है, अगर हम सरल भाषा में इसे समझे तो गणराज्य जो है, इसका मूल अर्थ यह होता है कि किसी भी देश का सर्वोच्च पदाधिकारी वशानुगत न होकर अगर निर्वाचित हो तो इसका मतलब वो देश क्या है, गणराज्य है। भारत में सर्वोच्च पदाधिकारी राष्ट्रपति निर्वाचित है, भले ही वो अप्रत्यक्ष निर्वाचित हो, लेकिन निर्वाचित जरूर है, वो वशानुगत नहीं है। इसलिए भारत क्या है, गणराज्य है। इन 5 शब्दों से भारत के शासन के स्वरूप का पता चलता है। भारत का शासन गणराज्य रूपी है, भारत का शासन लोकतंत्रात्मक है, भारत पंथ निरपेक्ष है, भारत समाजवादी है, भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र है। आप इन शब्दों को दोस्तों कर्म से भी याद रखिए, क्योंकि आजकल के एग्जाम में इन्हें कर्म से भी पूछा जाता है। जैसे 1 नंबर पर संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, 2 नंबर पर समाजवादी है जो बाद में जोड़ा गया था 1976 में, 3 नंबर पर पंथ निरपेक्ष है जो भी 1976 में जोड़ा गया था, फिर लोकतंत्रात्मक है, फिर गणराज्य है। मैं अगर आपसे पूछूं कि ये क्या है, तो आप कहेंगे कि इससे हमारे शासन के स्वरूप का पता चलता है कि हमारा शासन है कैसा। ये शासन के स्वरूप है। शासन के स्वरूप के अलावा हमारे संविधान के जो उद्देश्य है, आदर्श है, उसमें 3 न्याय है, 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, 2 प्रकार की समानता है, इसके अलावा बंधुता है। बंधुता, समानता, स्वतंत्रता और न्याय, ये हमारे संविधान के आदर्श है, उद्देश्य है। अगर हम संविधान के उद्देश्यों की बात करें, उद्देश्य एवं आदर्श की बात करें, तो वो कुछ इस तरह से है कि हमारे संविधान में 3 प्रकार के न्याय हैं। हमारे संविधान में 5 प्रकार की स्वतंत्रता। प्रस्तावना दर्शाती है कि हमारे संविधान में कितने प्रकार की स्वतंत्रता है, 5 प्रकार की। कितने प्रकार के न्याय है, 3 प्रकार के। कितने प्रकार की समानता है, तो 2 प्रकार की क्या है, समानता है। इसके अलावा हमारे संविधान का एक प्रमुख आदर्श ये भी है कि हमारा संविधान बंधुता को भी प्राथमिकता देता है। बंधुता, ये सभी उद्देश्य एवं आदर्श है। न्याय कितने प्रकार के, तो 3। कैसा न्याय, एक सामाजिक न्याय, क्रम से देखिए आप, सामाजिक न्याय। दूसरा जो है वो है आर्थिक न्याय, आर्थिक न्याय, आर्थिक न्याय। और तीसरे न्याय की बात करें तो वो है राजनीतिक न्याय।
राजनीतिक न्याय, आर्थिक न्याय और सामाजिक न्याय। हमारी प्रस्तावना दर्शाती है कि हमारा संविधान नागरिकों के लिए 3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था करता है। सामाजिक न्याय का मतलब है किसी भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, लिंग और जन्म स्थान से हो, उसके साथ किसी भी स्तर का भेदभाव नहीं किया जाएगा। सामाजिक न्याय का मतलब है कि प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति, लिंग और जन्म स्थान का हो उसके साथ किसी भी स्तर पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये हमारा आर्थिक न्याय दर्शाता है। और सामाजिक न्याय। आर्थिक न्याय की बात करें तो आर्थिक आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव न करना। आप हमसे पूछे कि सामाजिक न्याय से आपका क्या अर्थ है, तो हम कहेंगे कि किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करना सामाजिक न्याय है। दूसरा, हमारा संविधान नागरिकों के लिए आर्थिक न्याय की भी व्यवस्था करता है। आर्थिक न्याय का मतलब आर्थिक आधार पर भेदभाव नहीं करना। तीसरा है राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय का मतलब है कि देश के सभी नागरिकों के पास समान राजनीतिक अधिकार है। प्रत्येक व्यक्ति के पास क्या है? समान राजनीतिक अधिकार। यही क्या कहलाता है? राजनीतिक न्याय। हमारा संविधान इस तरह से 3 प्रकार के न्याय के बारे में जानकारी देता है। सामाजिक न्याय है, आर्थिक न्याय है, राजनीतिक न्याय है। न्याय के जो ये आदर्श हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ये न्याय के आदर्श से 1917 की रूसी क्रांति से प्रेरित है। किससे प्रेरित है दोस्तों? 1917 की रूसी क्रांति से। हमने ये न्याय के आदर्श किससे लिए हैं? 1917 की रूसी क्रांति से। तीनों न्याय में राजनीतिक न्याय मतलब नागरिकों के लिए समान राजनीतिक अधिकार, आर्थिक न्याय मतलब आर्थिक आधार पर भेदभाव न करना, सामाजिक न्याय मतलब किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करना। इसके अलावा हमारी प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता। कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है? तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। आप इनको क्रम से भी ध्यान में रखिए। पहले नंबर पर विचार, फिर अभिव्यक्ति, फिर विश्वास, फिर धर्म, फिर उपासना। प्रस्तावना 5 प्रकार की स्वतंत्रता को दर्शाती है। अगर पांचों को अलग अलग देखें तो विचार का मतलब है कि प्रत्येक व्यक्ति को चिंतन और मनन करने की स्वतंत्रता है। प्रत्येक व्यक्ति को चिंतन और मनन करने की क्या है? स्वतंत्रता है। चिंतन और मनन करने की स्वतंत्रता का मतलब है कि देश में प्रत्येक व्यक्ति को अपने अनुसार सोचने की स्वतंत्रता है। कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को सोचने से नहीं रोक सकता। दूसरी है अभिव्यक्ति। आपके जो विचार हैं
उन विचारों को प्रकट करने की आपके पास क्या है? स्वतंत्रता है। विचारों को प्रकट करने की स्वतंत्रता है। आपके पास चिंतन और मनन की स्वतंत्रता है। आपके पास अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। अभिव्यक्ति का मतलब है कि आप विचारों को प्रकट कर सकते हैं। आपके जो भी विचार है, आप उन विचारों को प्रकट कर सकते हैं, क्योंकि इस प्रकार की स्वतंत्रता आपको मिली है। तीसरा है विश्वास। विश्वास की स्वतंत्रता में आप किसी भी विचारधारा को मान सकते हैं। किसी भी विचारधारा को मान सकते हैं। किसी भी विचारधारा में आप विश्वास कर सकते हैं। देखिए, आपको अपने विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता है, किसी भी विचारधारा को मानने की स्वतंत्रता है, लेकिन ये सब चीजें राष्ट्र की एकता और अखंडता को ध्यान में रखकर है। आप ऐसे विचार और ऐसी विचारधारा में विश्वास नहीं कर सकते जो राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए चुनौती पेश करे। तो किसी भी विचारधारा में आप विश्वास कर सकते हैं। आप चाहे तो मार्क्सवाद मान सकते हैं, आप चाहे तो पूंजीवाद में विश्वास कर सकते हैं, आप चाहे तो शास्त्रों में विश्वास कर सकते हैं, आप चाहे तो विज्ञान में विश्वास कर सकते हैं। यानी हर प्रकार की विचारधारा को मानने की आपके पास क्या है? स्वतंत्रता। लेकिन राष्ट्र की एकता और अखंडता को ध्यान में रखते हुए। अगली जो स्वतंत्रता है वो है धर्म। सैद्धांतिक आधार पर आप किसी भी धर्म को मानने के लिए क्या है दोस्तों? स्वतंत्र है। धर्म की स्वतंत्रता का मतलब है कि सैद्धांतिक आधार पर आप किसी भी धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र है। पांचवी और अंतिम स्वतंत्रता है उपासना की स्वतंत्रता। आपको अपने अनुसार उपासना करने की क्या है? स्वतंत्रता है। अपने अनुसार उपासना का मतलब है कि आप ईश्वर की पूजा अपने तरीके से कर सकते हैं। आप ईश्वर में अपने तरीके से विश्वास कर सकते हैं। आप ईश्वर को अपने तरीके से मना सकते हैं, मान सकते हैं। आप चाहे तो मूर्ति पूजा में विश्वास कर सकते हैं, आप चाहे तो बिना मूर्ति पूजा के ईश्वर को मान सकते हैं। तो वो उपासना जो है वो आपके ऊपर है कि आप ईश्वर को कैसे मनाते हैं, और ईश्वर को मनाने के आपके जो तरीके हैं वो आपको स्वतंत्रता के रूप में मिले हैं। तो ये 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। 3 प्रकार के न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता। 5 प्रकार की स्वतंत्रता में अगर देखें तो आपको चिंतन और मनन करने की स्वतंत्रता है, मतलब कुछ भी सोचने की स्वतंत्रता है। आपको अपने विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता है। आपके पास कोई भी विचारधारा मानने की स्वतंत्रता है। आप सैद्धांतिक आधार पर किसी भी धर्म को मान सकते हैं, ऐसी आपके पास स्वतंत्रता है। इसके अलावा आप ईश्वर की पूजा किसी भी तरीके से कर सकते हैं, वो आपके पास क्या है? स्वतंत्रता है। हमारा संविधान 3 प्रकार के न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। सामाजिक न्याय किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करना। आर्थिक न्याय, आर्थिक आधार पर भेदभाव नहीं करना। राजनीतिक न्याय मतलब सभी नागरिकों को समान राजनीतिक अधिकार मिले। ऐसे 3 न्याय प्रदान करने का काम करता है। और ये तीनों न्याय किससे प्रेरित है? तो 1917 की रूसी क्रांति से। हमारा संविधान 3 प्रकार के न्याय के अलावा हमें 5 प्रकार की दोस्तों स्वतंत्रताएं भी देता है, जैसे विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। हमारा संविधान हमें 2 प्रकार की समानता प्रदान करता है। 2 प्रकार की समानता प्रदान करता है, जिसमें एक है प्रतिष्ठा और दूसरा है अवसर। यानी प्रतिष्ठा की समानता
और दूसरा है अवसर की समानता। एक समानता प्रतिष्ठा की समानता, प्रतिष्ठा की समानता। प्रतिष्ठा की समानता। दूसरी जो समानता है वो है अवसरों की समानता, अवसरों की समानता। देखिए दोस्तों, प्रतिष्ठा की समानता का मतलब है कि देश के प्रत्येक व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति, लिंग, वर्ग और किसी भी स्थान से जुड़ा हुआ हो। प्रत्येक व्यक्ति को, जो भारत का है, उसे एक गरिमापूर्ण और आदर्श जीवन जीने का अधिकार है। हमारे देश के प्रत्येक नागरिकों को हमारा देश गरिमापूर्ण जीवन जीने का क्या देता है? अधिकार देता है। यह है प्रतिष्ठा की समानता। गरिमापूर्ण जीवन जीने का क्या देता है? हमें अधिकार देता है। हमारा संविधान, हमारा संविधान सभी को समान अवसर प्रदान करता है। सभी के लिए क्या प्रदान करता है? तो सभी नागरिकों के लिए हमारा संविधान समान अवसर प्रदान करता है, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति, लिंग, वर्ग से हो, सभी के लिए समान अवसर प्रदान करता है। जैसे कि शिक्षा है, तो शिक्षा में सभी के लिए समान अवसर प्रदान करता है। जैसे कि रोजगार हो, तो रोजगार में भी सभी के लिए समान अवसर प्रदान करता है। सभी के लिए समान अवसर है, किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। ये कौन दर्शाता है? ये दर्शाती है हमारी संविधान की प्रस्तावना। प्रस्तावना दर्शाती है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपना गरिमापूर्ण जीवन जीने का क्या है? अधिकार है, और सभी के लिए हमारा संविधान समान अवसर प्रदान करता है, जैसे कि शिक्षा और रोजगार। प्रस्तावना में उद्देश्य और आदर्श की बात करें तो चौथा उद्देश्य और आदर्श है वो है बंधुता। बंधुता, बंधुता का मतलब है कि हमारा संविधान भाईचारे और अपनत्व को बढ़ावा देता है। बंधुता, बंधुता का अर्थ है भाईचारे और अपनत्व को बढ़ावा देना। भाईचारा और अपनत्व को क्या देना? बढ़ावा देना। भाईचारा और अपनत्व जो है वो न केवल व्यक्ति की गरिमा सुनिश्चित करता है दोस्तों, बल्कि राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए भी आवश्यक है। क्या आवश्यक है? राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए। बंधुता, बंधुता का अर्थ है भाईचारा और अपनत्व। ये भाईचारा और अपनत्व जो है वो न केवल व्यक्ति की गरिमा सुनिश्चित करता है, बल्कि ये राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए भी आवश्यक है। राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए आवश्यक है। यह है बंधुत्व शब्द का अर्थ। हमारा संविधान जो है उसकी शासन प्रणाली संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष है, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य रूपी है। हमारा संविधान जो है उसके उद्देश्य 3 प्रकार के न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता, 2 प्रकार की समानता और बंधुता है। और इन सब चीजों को, यानी हमारे संविधान को कब अपनाया गया? इन सब चीजों के साथ अपनाया गया 26 नवंबर 1949 को। हमारा संविधान जो अधिनियमित हुआ वो हुआ 26 नवंबर 1949 को। अधिनियमित, अंगीकृत,
अधिनियमित और आत्माप्रीत कब किया गया? 26 नवंबर 1949 को। हमारा संविधान कुछ ऐसा होगा और इन सब चीजों के साथ हमारा संविधान अपनाया गया 26 नवंबर 1949 को। अंगीकृत किया गया मतलब स्वीकार किया गया, अधिनियमित किया गया मतलब लागू किया गया। इसे आप कह सकते हैं स्वीकार करना। अधिनियमित किया गया मतलब लागू किया गया, आत्माप्रीत किया गया मतलब समर्पित किया गया, नागरिकों को समर्पित किया गया, देश को समर्पित किया गया। अंगीकृत किया गया मतलब स्वीकार किया गया और अधिनियमित किया गया मतलब लागू किया गया। वो भी कब? 26 नवंबर 1949 को। देखिए, हमने पहले पढ़ा है, हमने ये पढ़ा कि जवाहरलाल नेहरू ने तीसरी बैठक में जो हुई थी 23 दिसंबर 1946 को, इस तीसरी बैठक में जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था और जो उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था, उस उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा क्या कर लिया गया? स्वीकृत कर लिया गया, स्वीकार कर लिया गया। संविधान सभा द्वारा जो उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकार किया गया, वही उद्देश्य प्रस्ताव बाद में संविधान निर्माताओं के लिए क्या बना? मार्गदर्शक बना, मार्गदर्शक बना। यानी प्रस्तावना के जो आदर्श है, उद्देशिका के जो आदर्श है, उसे उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा क्या किया गया? स्वीकृत किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में स्वीकृत हुआ और वो भी कब? 22 जनवरी 1947 को। इस प्रस्ताव को पेश कब किया गया? 13 दिसंबर 1946 को। देखिए दोस्तों, अभी हमें यह देखना है कि क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है, क्या प्रस्तावना में संशोधन संभव है। तो